गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। जो हम डेली सुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट आखिर कौन कौन से फैसले दे सकता है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात आएगी ना तो आपको याद करना पड़ेगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ने सबसे पहले ये चीज़ बोल दी थी कि सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा और 3 सीनियर मोस्ट जज होंगे। ये बहुत पहले बोला गया था 1773 में। फिर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस हिसाब से आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बोला जाता था। इसे क्या बोला जाता था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इस कोर्ट का काम क्या था? क्या ये कोर्ट मर्डर, रॉबरी ऐसे केसेस डील करता था उस समय? नहीं, ये प्रोविंसेस ऑफ फेडरल स्टेट्स के बीच में अगर किसी प्रोविंस है, मतलब सपोज जो ब्रिटिश इंडिया का प्रोविंस है, या फिर कोई जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र और राजस्थान में कोई डिस्प्यूट हो जाए, या कर्नाटका और तमिलनाडु में कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो इस तरह के डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट उस समय हैंडल करता था। आज सभी तरीके करता है, लेकिन मेजर जो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। अभी हम आगे देखेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद द फेडरल कोर्ट एंड द जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्राइवी काउंसिल, उसको रिप्लेस किससे कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हमारा भैया कब आया? 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ। अब यहाँ कहानी आती है कि कितने जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर आज से 2 साल पहले की बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 31 थी, जो बढ़ा के अब 34 कर दी गई है। ठीक है, तो बढ़ा के अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी करती गई है? 34। 34 का मतलब यह है कि एक तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 33 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। ठीक है, पहले क्या था? 30+1, अब है 33+1, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 34। ये हमें याद रखना है। अब देखो, एसएससी बैंक पीओ में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट किस पार्ट में और कौन से आर्टिकल से दिया हुआ है, तो ये हमें याद रखना है। कम्स अंडर पार्ट 5 फ्रॉम आर्टिकल 124 टू 147। ये आर्टिकल 124 से 147 तक, आर्टिकल नंबर 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरी रामायण दे रखी है। अब भैया ये कितने आर्टिकल हो गए? अगर देखा जाए तो ये मेरे ख्याल से 20 या 23 आर्टिकल लगभग हैं। 23 आर्टिकल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताते हैं। तो क्या सारे आर्टिकल पढ़ने हैं? देखते हैं। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट, कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, बस यहीं पर रुक जाना। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इनके जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। और चीफ जस्टिस जो इंडिया होता है ना, उसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। अच्छा, सीजेआई फिर किसे बनाएंगे? क्या क्वालिफिकेशन है सीजेआई की? तो सीजेआई जो होता है ना, जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है? एक तरीके से सीनियर मोस्ट जज होता है, उसे रिकमेंड करके हम क्या बनाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो अदर जजेस हैं बचे हुए, जो बचे हुए 33 जज हैं, उनका क्या होगा? तो उनके लिए भैया कोलेजियम होती है। कोलेजियम याद रखेंगे, टर्म लीगल टर्म है कोलेजियम। कोलेजियम में क्या होता है बेसिकली? अब आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम में देखो, एक चीफ जस्टिस होता है और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। अब ये सारे बैठ के क्या बनाएंगे कि भैया इसको रखना है, इसको रखना है, इसको नहीं रखना है, इसको रखना है। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, तो कोलेजियम जो होती है ना, वो इस काम को करती है। ये याद रखना है। The other judges are appointed by the president after consulting with the CJI and such other judges of the Supreme Court and High Court as he deem necessary। आ गई वाली बात। ठीक है, तो हमें भैया याद रखना है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो तो सीनियर मोस्ट जज बन गया, बात खत्म हो गई। लेकिन जो अदर जजेस हैं उनको कोलेजियम से अपॉइंटमेंट करते हैं, कोलेजियम। और कोलेजियम में कौन होता है? एक सीजेआई होता है और 3-4 जज बैठते हैं, वो अदर जजेस को अपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमको याद रखना है। अब किसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा? सिटीजन ऑफ इंडिया, सभी को पता है।
अब देखो ये कहाँ फंसाते हैं, यहाँ फंसाते हैं, यहाँ फंसाते हैं। अच्छे लेवल पे अगर आप यूपी पीसीएस यूपीएससी दे रहे हो तो उसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे कि किसे बनाए, तो वो एक लाइन दे देंगे, क्या वो जज होगा हाई कोर्ट का, उसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएंगे, या वो एडवोकेट होगा हाई कोर्ट का। तो भैया दोनों ही होगा। अगर जज है तो उसका एक्सपीरियंस 5 साल होना चाहिए, और एडवोकेट रहा है हाई कोर्ट में तो उसका एक्सपीरियंस 10 साल होना चाहिए। अगर 10 साल उसने हाई कोर्ट में वकालत करी है और 5 साल उसने हाई कोर्ट में जजी करी है, इनमें से कुछ भी किया है, तो फिर वो हमारा सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक है। या प्रेसिडेंट सोचे कि यार कोई भी बंदा जो प्रेसिडेंट को लगता हो कि यार ये बहुत बढ़िया बंदा है, ये सब बना दो, तो बना देंगे। ठीक है, तो ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है, लीगली दिया हुआ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से भी बना सकता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो वो जज हो हाई कोर्ट का 10 साल, तो सॉरी 5 साल, या फिर एडवोकेट हो हाई कोर्ट का कितने साल, 10 साल, तो 5 और 10 साल। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं करी है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, है ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने मैक्सिमम एज बताई है कितनी, 65 साल। सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में 65 ईयर इज द मैक्सिमम ईयर फॉर रिटायरमेंट। 65 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज को रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा ये सब। अब देखो भैया जज को हटाना मतलब अपने आप में बहुत टेढ़ा काम है। जज को देखो 2 ही जज को हटाया जाता है जजेस इंक्वायरी एक्ट से। जजेस इंक्वायरी एक्ट एक तरीके से जज का इम्पीचमेंट होता है थ्रू पार्लियामेंट, और किस बेसिस पे, प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पे। अब जजेस का रिमूवल पहली बात तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इम्पीचमेंट का प्रोसेस बहुत टिपिकल है। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट में अगर आप देखोगे ना तो 100 मेंबर लोकसभा से और 50 मेंबर राज्यसभा से अगर इस मोशन को स्टार्ट करते हैं तो ये मोशन एडमिट कर लिया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। अब जैसे ही ये मोशन एडमिट हुआ, वैसे तो ये बहुत नहीं होता है, अगर ये मोशन एडमिट हो गया तो फिर वही तरीका अपनाया जाएगा जो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में अपनाया जाता है कि उस जज को नोटिस दिया जाएगा, फिर एक हाउस इन्वेस्टिगेटिंग हाउस बनेगा, वो चेक करेगा, और दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजॉरिटी से अगर पास हो गया तो उस जज को इम्पीच कर दिया जाएगा। ये होता नहीं है। जजेस इंक्वायरी एक्ट याद रखेंगे 1968 regulates the procedure relating to the removal of a judge of the Supreme Court by the process of impeachment। ठीक है, जज को हटाना इतना आसान नहीं है, और ये जो है इसको या आपको जज अपने आप हट जाए तो अलग बात है, लेकिन जज को आप नहीं हटा पाओगे, बहुत ही टफ काम है। ठीक है, इसको हटाना मतलब एक तो पूरा सब पार्लियामेंट को अपने कंट्रोल में ले लेना, वो आसान नहीं। अब देखो इसके बाद हमारा क्या आता है, अब आए आर्टिकलों की शुरुआत हो गई। सबसे पहले आया आर्टिकल नंबर 124 जो बोलता है कि भैया एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो और 7 से ज़्यादा जज ना हो। तो ये भैया जब संविधान लिखा जा रहा था ना तो उस समय बोला गया था, उस समय की पॉपुलेशन को देखते हुए, केसेस को देखते हुए, कि एक जज होगा और 7 जज, चल एक चीफ जस्टिस होगा और 7 जज होंगे। लेकिन आज के टाइम में मैंने आपको पहले ही बताया 34 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जजेस की, 33+1, और मैंने यहाँ पे ये बताया भी था इसका सबका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। मैक्सिमम एज कितनी है, 65 ईयर्स है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि भैया सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट है 65 है, हाई कोर्ट की 62 है। ठीक है, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज एंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन विद द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट इन द स्टेट। वो स्टेट की बात है, हाई कोर्ट नहीं पढ़ रहे हैं अभी। तो आर्टिकल 124 समझ में आया। जज का रिमूवल बहुत टिपिकल है, मैं पूरा प्रोसेस अभी पीछे बता चुका हूँ कि जजेस इंक्वायरी एक्ट में क्या क्या होता है, और 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए दोनों ऑफिस से, दोनों हाउसेस से, तब जज का इम्पीचमेंट माना जाएगा। ठीक है, जज सेम होता है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की तरह, बस वहाँ क्या है कि वहाँ 1/4 मेंबर पहले इनिशिएट करते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, यहाँ 100 मेंबर लोकसभा, 50 मेंबर राज्यसभा से। ठीक है, अब जब आपने देखो, अब इसको याद करने का तरीका समझना, पहले उसने जज को बुला लिया, अब जज को पैसा वैसा दोगे नहीं दोगे, तो सैलरीज ऑफ जज किस में आएगा, आर्टिकल नंबर 125 में।
एक बहुत ही खतरनाक बात कि इनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है। तो भैया यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, जब कोर्ट की बात आएगी ना तो सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करती है। हर केसेस में सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरएएस वगैरह में बहुत क्वेश्चन मिलते हैं कि जजेस की सैलरी कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। सुप्रीम, ये भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, सीजेआई, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, नहीं, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। प्रोवाइडेड दैट नाइदर द प्रिविलेजेस नॉर द अलाउंसेस ऑफ ए जज और उसके राइट, हाँ ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उसके प्रिविलेजेस, राइट्स वगैरह नहीं छीने जाएंगे अगर वो कोई गलती करता है या कोई उसे, मतलब कोई अपना काम नहीं कर पाता तो उस कंडीशन में कोई उसे हड़का के उसके राइट्स छीन ले, तो ऐसा नहीं है। डिसाइड कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी। अब आपने जज को बुला लिया, जज को सैलरी दे दी, ठीक है। अब 126 में हम भैया एक्टिंग चीफ जस्टिस बुलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन बन सकता है, पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है। देखो चीफ जस्टिस तो वही बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, वही चीफ जस्टिस बन सकता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ना। तो प्रेसिडेंट, यहाँ अपॉइंट कौन करता है एक्टिंग सीजेआई को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो आर्टिकल 126 में एक्टिंग सीजेआई है, ठीक है। अब आ गया आर्टिकल नंबर 127। अब यहाँ आएगा एडहॉक जजेस। एडहॉक मतलब होता है टेम्पररी बेसिस पे। तो एडहॉक जजेस का हम जब अपॉइंटमेंट करते हैं वो जब करते हैं जब कोई कोरम या मिनिमम मेंबर्स अगर एब्सेंट हैं, मतलब मिनिमम जजेस एब्सेंट हैं, तो हम एक हाई कोर्ट से जज बुलाते हैं कि भैया तुम ही आ जाओ। तो हाई कोर्ट के जज को बुलाने के लिए हमें वहाँ के चीफ जस्टिस से पूछना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम जज ऑफ ए हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट के जज को बुलाते हैं तो उसे सारी फैसिलिटी वही मिलेगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है, ठीक है। ये हमें याद रखना है, ठीक। ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट ड्यूली क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी डेजिग्नेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एडहॉक जजेस का भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। कब करता है, जब कोरम फुलफिल नहीं होती है। लेकिन चीफ जस्टिस पूछे किससे, प्रेसिडेंट से। तो ये सब आपस में करते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कौन है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। और उसे सारी वही पावर मिलती हैं, सारी वही पावर मिलती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती हैं। ये हमें याद रखना है। बिल्कुल लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, एंड शैल डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखो मैंने गोल्डन लाइन में एक लाइन लिखी है, जज ऑफ द हाई कोर्ट ड्यूली क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी डेजिग्नेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक बात और ध्यान रखना, एडहॉक जजेस के केस में आप हाई कोर्ट के जज को लेके आ रहे हो, लेकिन कंडीशन है, वही कंडीशन है क्या, वो वकील रहा हो 10 साल, जज रहा हो 5 साल, उसी को लाओगे। ये नहीं कि हाई कोर्ट का 1 साल के बंदे को उठा लाए तुम, ये नहीं चलेगा। जो क्वालिफाइड है उस पोजीशन के लिए उसी में से किसी एक को लोगे या 2 को लोगे, ठीक है। दैट इज एडहॉक जजेस। अब आगे रिटायर्ड जजेस। अब रिटायर्ड जजेस को भी आप बुला सकते हो, कभी मान लो कोई ऐसी बात है इसमें हमें डिस्कशन करने हैं तो रिटायर्ड जजेस को भी आप बुला सकते हो, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट ही बुलाता है। और इसमें भी क्या है कि पहले उनसे पूछा जाता है कि भैया आप आओगे या नहीं आओगे, तो अगर वो कह देंगे तो फिर उनको बुला लिया जाएगा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। कौन बुलाएगा, प्रेसिडेंट बुलाएगा। 124 सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, 125 में उनकी सैलरी है, 126 में एक्टिंग सीजेआई, 127 में एडहॉक जजेस, 128 में रिटायर्ड जजेस, ठीक है। ये हो गया, यहाँ समझ में आ गया, ठीक है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट की अंडर आर्टिकल 143, तो वहाँ पे 5 जजेस मिनिमम होने चाहिए। आर्टिकल 143 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भैया। आर्टिकल 143 में ये भी पूछते हैं कि क्या ये एडवाइस बाइंडिंग होती है, तो ये हमेशा याद रखना कि नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट की दी हुई एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर कभी भी बाइंडिंग नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना है। और कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस क्या होता है, जैसे कि 2 राज्य आपस में भिड़ जाएं, जैसे कि यूपी राजस्थान भिड़ जाए या सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान भिड़ जाए, ठीक है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, अभी हम आगे देखेंगे। और अदर केसेस में सिर्फ 3 जजेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगले बहुत इंपॉर्टेंट आ गए
आर्टिकल नंबर 129 और 130। 129 में क्या बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब है कि यहाँ हमारे रिकॉर्ड इकट्ठे होते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है किसी केस को लेके, सेम उस डिसीजन को रिपीट कर दिया जा सकता है अगर वही सारी कंडीशंस हों तो दैट इज सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है। आर्टिकल नंबर 130 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट की सीट दिल्ली में होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 130 इस चीज़ को बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट की सीट दिल्ली में है, सॉरी होनी नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की सीट कहाँ है? दिल्ली में है। तो 129 130 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 131 मैंने पहले ही बोला था ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है कि ओरिजिनल मतलब क्या? अगर कोई भी केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी राज्य का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी एक राज्य या फिर और यूनियन टेरिटरीज के बीच में है या दो राज्यों के बीच में, अगर ऐसे कोई केसेस होते हैं दैट कम्स अंडर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ये हमको याद रखना है, दैट इज 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। उसके तुरंत बाद अगर आप देखोगे ना तो तुरंत आएगा एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपिलेट समझ रहे हो, नाम से समझ में ना अपील करना, अपील कर सकते हो आप। अपील कब कर सकते हो? एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ ए हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैंने पहले ही बोला है, भारत का संविधान आर्टिकल 1 में ये बोलता है कि द टर्म टेरिटरी ऑफ इंडिया इज मोर पावरफुल देन यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया सिविल क्रिमिनल कोई भी प्रोसीडिंग होगी, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाइड करता है अंडर आर्टिकल 134A कि यहाँ पे कोई लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस किया जाना है, तो भैया आप अपील कर दो सुप्रीम कोर्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल नंबर 132 में। अब 133 में क्या आता है? सिविल मैटर्स को लेके। सिविल मैटर्स को लेके यहाँ पे आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। सेम चीज़ें हैं, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। इसमें भी आर्टिकल 134A में हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा कि या क्वेश्चन ऑफ लॉ है यहाँ पे या ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करे। ठीक है। अब देखो लास्ट लाइन लिखी है, नो अपील शैल अनलेस पार्लियामेंट बाई लॉ अदरवाइज प्रोवाइड लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द जजमेंट, डिग्री ऑफ फाइनल ऑर्डर ऑफ वन जज ऑफ ए हाई कोर्ट। यहाँ एक कहानी अजीब है कि अगर किसी हाई कोर्ट में एक जज ने फैसला सुनाया है तो उसकी अपील नहीं हो सकती। ठीक है। अगर एक जज ने फैसला सुनाया है तो उसकी अपील नहीं हो सकती, या तो पार्लियामेंट जब तक ऑथराइज नहीं करेगी तब तक नहीं हो सकती। ठीक है। आर्टिकल नंबर 134 बोलता है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ क्रिमिनल मैटर्स। किसके बीच में? क्रिमिनल मैटर्स के केस में। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बोला था, एन अपील शैल लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट in a criminal proceeding of a high court in the territory of India, the high court has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person and sentenced him to death। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होता है, इसमें ये बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जब किसी केस को अपने हाथ में लेता है, जब उसे लगता है कि हाई कोर्ट ने यहाँ गलत डिसीजन दे दिया है, ठीक है, या फिर यहाँ पे सर्टिफाई कर दे अंडर आर्टिकल 134A दैट द केस इज फिट वन फॉर द अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ क्या लिखा है, अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ ए हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट हैज ऑन अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्यूटल ऑफ एन एक्यूज पर्सन एंड सेंटेंस हिम टू डेथ और हैज विड्रॉन फॉर ट्रायल बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट्स अथॉरिटी and has in such trial convicted the accused person and sentenced him to death। कहने का मतलब ये है कि अगर हाई कोर्ट लोअर कोर्ट से, अगर हाई कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट से कोई भी केस अपने पास बुलाए, बुलाने के बाद उस बंदे को डेथ सेंटेंस दे दे, उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट लाइमलाइट में आ जाएगा कि भैया तुमने डेथ सेंटेंस कैसे दे दिया, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मना किया था। दूसरा, अगर हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन को बिल्कुल एक तरीके से ख़त्म कर दे और ये बोले कि भैया नहीं इसे तो डेथ सेंटेंस देना है, तब सुप्रीम कोर्ट लाइमलाइट में आ जाता है। ठीक है, ये याद रखना है हमें बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, डेथ सेंटेंस जहाँ कहीं पे भी है सुप्रीम कोर्ट लाइमलाइट में आ जाएगा। अब आर्टिकल 139, 141, 143 तीनों इंपॉर्टेंट है। बस 139 में याद रखना है कि ये रिट्स के नाम दिए हुए हैं,
हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड कर्शरी। ये मैं आपको पहले ही फंडामेंटल राइट्स में बता चुका हूँ अंडर आर्टिकल 32। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये रिट्स के नाम लिखे कहाँ पे हैं इतने अजीब टाइप के, तो 139 में लिखे हुए हैं, ये हमें याद रखना है। आर्टिकल नंबर 139 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बोलता है कि ये 5 रिट्स के नाम गिवन है, 139, ठीक है। 141 तो वो वाली बात कह रहा है जो कि सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो सभी पे बाइंड होता है। और 143 मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रेसिडेंट की पावर है टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी टाइम पे प्रेसिडेंट को लगता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ आया है और वो ऐसे नेचर का है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का है कि सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन लेनी चाहिए, ही मे रेफर द क्वेश्चन टू द कोर्ट फॉर कंसिडरेशन एंड द कोर्ट में आफ्टर सच हियरिंग रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इट्स ओपिनियन, ठीक है। द प्रेसिडेंट में नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द प्रोविजन टू आर्टिकल 131 refer a dispute of the kind mentioned in the said provision to the Supreme Court for opinion, ठीक है। लेकिन ये ओपिनियन बाइंड नहीं होती है प्रेसिडेंट के ऊपर, ये हमें याद रखना है अंडर आर्टिकल 143। तो हमने क्या क्या देखा, 124 से 143 तक आ गए ना मज़े से, 147 तक मत करो, यहीं तक इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है और कोई मतलब नहीं है इतना सारा डिटेल में पढ़ने का। पेपर निकालना है उसके लिए इतना मैटर मोर देन एनफ है फॉर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये देखो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बहुत आता है, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, किस आर्टिकल में लिखा है, कितने मिनिमम कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में कितने कितने मिनिमम लोग चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं, ठीक। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।